हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं धीरज जैन, श्री विजयनगर लेक्चरर एएफएम गुरुग्राम डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी विनिमय प्रतिभूति बोर्ड का आरबीआई के अंदर क्या रोल है या आरबीआई क्या रोल प्ले करता है फेमा के अंदर। बेसिकली फेमा एक ऐसी एसोसिएशन है जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में वर्क करती है और इसके अंदर हम पढ़ेंगे रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई इज दैट कॉल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास के अंदर देखेंगे कि आरबीआई का फेमा के अंदर क्या रोल है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बिफोर डिस्कसिंग दिस टॉपिक वी हैव टू नो अबाउट द फेमा। व्हाट इज फेमा? तो हिंदी में इसे क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? विदेशी विनिमय प्रतिभूति बोर्ड इसे कहा जाता है। ठीक है। और फेमा का एक्ट आया था, अधिनियम आया था, कानून इसका जो बना था वो बना था 1973 में। 1973 में इसका अकाउंट बना था और इस अकाउंट का जो इतिहास है वो लगभग 60 सालों का है। कितने सालों का है? 60 वर्षों का इतिहास है। मुख्य रूप से जानने वाली बात यह है कि लगभग 57 साल इसको हो गए लागू हुए। और ये बेसिकली इसका यूज हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग में, यानी 3 सितंबर 1945 को उसका यूज किया था ढंग से। यूज आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका सबसे पहले उपयोग किया गया था। बहुत यहाँ तक चीजें आपको क्लियर होती हो रही नजर आ रही होगी। फिर इसके बाद फेमा को ध्यान में देते हुए सरकार ने इसके अलग अलग अधिनियम बना दिए गए। एक तो अधिनियम ये बना हुआ है 1973 में। धीरे धीरे हमें पता लगा कि इस अधिनियम में कुछ ना कुछ कमियां थी, तो धीरे धीरे उसको सुधारते गए और नया अधिनियम ले आए। अधिनियम का नाम बदल दिया 1999 में। अधिनियम को थोड़ा बहुत परिवर्तित कर दिया, इसीलिए इसका नाम आ गया विदेशी विनिमय प्रतिभूति बोर्ड 1999। मतलब 73 को ही 99 कर दिया, लेकिन ऐसे नहीं किया, कुछ उसके अंदर परिवर्तन किए गए थे। इस रीजन से इसको चेंज कर दिया गया था। ठीक है, ये चेंज किया था 4 अगस्त 1998। 4 अगस्त 1998 में फेमा के पहले वाले एक्ट में कोई ना कोई परिवर्तन किया गया था और बाद में इसको एप्लीकेबल किया और ये लॉ लागू हुआ था 1 जून 2000 से पूरे भारत में ये लागू हो गया। अब वो बड़ा खत्म हो गया, लेकिन आज भी उसको, क्योंकि बेस तो वही है, अब बेस हुई है तो फिर हम सारे रूल्स 73 के ही पढ़ेंगे। लेकिन कुछ कमियां होने के कारण हमने 73 को 99 में परिवर्तित कर दिया था। अब बेसिकली हम बात करें फेमा के उद्देश्य की। हर एक के उद्देश्य होते हैं, तो फेमा के भी कुछ न कुछ क्या थे, उद्देश्य थे, ऑब्जेक्टिव्स थे। अब फेमा के क्या क्या उद्देश्य थे, तो हालांकि इसके नाम में ही हमें पता लग जाता है कि फेमा के क्या क्या उद्देश्य थे। सबसे पहले फेमा क्या करता है, विदेशी लोगों को आकर्षित करता है। विदेशी लोगों को आकर्षित करता है। किस लिए आकर्षित करेगा कि आप आओ बाजार में प्रवेश करो, आपके अन्य बाजार में प्रवेश करो, भारतीय बाजार में प्रवेश करो, किसी अन्य देश के बाजार में प्रवेश करो और विदेशी लोगों को आकर्षित करने का काम करता है कौन? हमारा फेमा। और फेमा की बात करें तो फेमा ये भारतीय एक्ट है। ये क्या है? भारतीय। तो भारतीय बाजार का निर्माण करता है, व्यवस्था को सुधारता है। भारतीय बाजार व्यवस्था को सुधारने का काम हमारा कौन करता है? फेमा करता है जी। क्लियर जी।
और सभी के लिए अच्छे अच्छे प्रावधान लेके आता है। बाजार व्यवस्था के लिए प्रावधान लेके आना, प्रावधान, और जो भी नियम कानून है, नियमन करना, उसको कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, ये सारे काम कौन करता है? हमारा फेमा ही करता है। होप कि यहाँ तक आपको फेमा के उद्देश्य समझ में आ रहे होंगे। एक बात तो बता दूं कि ये फेमा है, ये पूरे भारत में लागू होता है, लेकिन हमारे कुछ एक्ट पहले वाले, लेकिन कुछ में लागू होते थे, कुछ में लागू नहीं होते थे। लगभग देखें हम तो जम्मू और कश्मीर, जिसको एक अलग दर्जा दिया गया है, वहां लागू नहीं होते। लेकिन अब जब से ये एप्लीकेबल, लेकिन पहले भी भारत में ये फेमा लागू होता था तो जम्मू एंड कश्मीर वालों में लागू होता था, लेकिन जम्मू और कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी होने के कारण, एक अलग केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण उसको हटा दिया गया था कई अधिनियम से, लेकिन फेमा तब भी उस पर लागू होता था। यहाँ तक ये चीजें समझ में आ गई कि इसका दायरा कहाँ तक फैला हुआ है, और कि आपको चीजें समझ में आने लगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे की हम बात करें कि आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है। तो वैसे बात करें कि ये भारत में लागू होता है तो इसके अलग अलग सेक्शन है, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, ये सारे इसके स्कोप से रिलेटेड है, दायरे से रिलेटेड है कि कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, इसको ज़्यादा अपने को अंदर डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीकॉम्स के अंदर इतना डीप में नहीं पूछते। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो आरबीआई कैसे इसको रेगुलेट करता है फेमा को। तो ये देखिए भाई, अगर कोई भी घोषणा करनी है फेमा की तो वो किसके पास है? आरबीआई के पास। मतलब आरबीआई ही क्या करता है? फेमा को रेगुलेट करता है, मतलब ये इसके अंडर में वर्क करता है। यहाँ तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर कोई भी छूट देनी है, कोई सीमा निर्धारित करनी है तो वो आरबीआई ही करेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर आ गई होगी समझ में। और अगर कोई नियम बनाना है तो आरबीआई के साथ साथ आरबीआई को बनाने वाला संसद या सरकार भी इसमें कोई ना कोई परिवर्तन कर सकती है। मतलब सरकार के पास भी शक्ति है, आरबीआई के पास भी शक्ति है कि वो फेमा को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अगर आप उसके प्रावधानों में कोई फेरबदल करना चाहते हैं तो वो सामूहिक रूप से फेमा के अंदर में कर लेंगे। मतलब आरबीआई क्या करता है, दिन प्रतिदिन फेमा के रिलेशन में कोई भी एक्सचेंज रेट है वो डिसाइड करता है आरबीआई। एक्सचेंज रेट जो हमने कल डिस्कस की थी, कल क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिसाइड कैसे करते हैं। तो लगभग हमने 2 मेथड किए थे, तो उन 2 मेथड के अंदर ये आरबीआई ही रोल प्ले करती है। फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर, ये डिसाइड करने का काम भी कौन करती है? हमारी आरबीआई ही करती है। होप कि यहाँ तक आपको ये पता लग गया होगा मोटा मोटी कि विदेशी विनिमय प्रतिभूति बोर्ड कैसे ये एप्लीकेबल हुआ, कैसे ये आया और कैसे इन्हें आकर पूरे इंडिया में पकड़ बनाई। तो इस तरीके से हम फेमा के बारे में अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें, ज्यादातर इसमें पूछता है कि फेमा की भूमिका बताइए। तो भूमिका के अंदर आपको क्या क्या पॉइंट लिखने हैं? मुख्य रूप से अगर मैं भूमिका की बात करूं तो सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, जिसके हिसाब से आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर भूमिका में पूछ ले तो सबसे पहले आरबीआई की शक्ति पता होनी चाहिए। आरबीआई की शक्ति, कि आरबीआई के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, ताकि वो क्या कर सके? कंट्रोल कर सके। ठीक है, आरबीआई अपना खाता खोलता है विदेशी प्रतिनिधि बोर्ड के माध्यम से। धारा 47 आरबीआई की शक्तियों को इंगित करती है। कौन सी? धारा 47। धारा 47 में ये बताया गया है कि आरबीआई के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं और मुख्य रूप से कौन कौन सी शक्तियां मैं आपको बताता हूँ। घोषणा करने की विधि, आरबीआई विदेशी विनिमय, हाँ जी, आरबीआई विदेशी विनिमय प्रतिभूति बोर्ड के पास ये शक्तियां हैं कि वो अपनी मर्जी से कोई भी अवधि तक विनिमय को देश में ला सकता है,
धारा 47 उसको शक्तियां प्रदान करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी घोषणा करनी है तो आरबीआई घोषणा भी कर सकती है। इसके अलावा सिक्के जारी करने की भी सीमा है, विदेशी विनिमय में सिक्के जारी करने की भी सीमा है, एक निश्चित तिथि तक वो सिक्के जारी कर सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो विदेशी विनिमय अधिग्रहण की छूट भी प्रदान कर सकती है, उनकी सीमा भी निर्धारित कर सकती है, अधिकृत विदेशी विनिमय को रखने की सीमा भी कर सकती है, और कोई भी अन्य मामला जिसके संबंध में विदेशी नियमों का निर्माण करना आवश्यक होता है अथवा आवश्यक हो सकता है। ये सारी सीमाएं कौन निर्धारित करता है? आरबीआई ही निर्धारित करता है। धारा 47 आरबीआई की शक्तियां प्रदान करती है। अब हम अगर बात करें उल्लंघन हो सकती हैं, ये दायित्व की बात करें तो आरबीआई के कुछ दायित्व भी हैं, और दायित्व की अगर बात करें तो दायित्व धारा 10 से धारा 15 में दायित्व दे रखे हैं। धारा 10 से धारा 15 में दायित्व आपको दे रखे हैं आरबीआई के। दायित्व ये है कि आरबीआई अपने हिसाब से काम करे, ऐसा नहीं है विदेशी विनिमय बोर्ड में पूरे नियंत्रण रख ले। कुछ आरबीआई की भी सीमाएं हैं, कुछ आरबीआई की भी दोष हैं कि वो अपने सीमाओं में रहकर कार्य करे, कुछ ना कुछ स्वतंत्रता प्रदान की जाए। अब हम बात करें उल्लंघन की, आरबीआई की शक्तियों की उल्लंघन। अगर आप आरबीआई के दायित्वों को पूरा नहीं करते या शक्तियों का दुरुपयोग करते हो तो क्या इसके अंदर प्रावधान है? तो देखिए, अगर बात करें तो 5,000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना है। कितने का? 5,000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना। ये मैं लिख देता हूँ, 5,000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना है अगर ऐसा कोई भी कार्य किया जाता है जो आरबीआई की शक्तियों के विरुद्ध होता है। तो इस स्थिति में 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से उसको दंड दिया जाता है, प्लस कारावास के जो भी है वो भुगतान का नोटिस तो आपको 90 दिन के अंदर भुगतान करना ही पड़ेगा, 90 दिन के अंदर, प्लस कारावास की भी व्यवस्था की गई है। ठीक है, अगर हम आगे की बात करें तो ये शक्तियां केंद्र सरकार के पास भी है, ये केंद्र सरकार भी कोई ना कोई चेंज कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम आरबीआई की शक्तियों को चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो आप देखते रहिए। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और पसंद आ गया तो बेल आइकन को बटन। इसी तरीके की हमने आज आरबीआई फेमा किया है, रोल ऑफ आरबीआई फेमा, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की फेमा में भूमिका। थैंक यू। बीकॉम फाइनल ईयर की क्लासेस इस साल अभी जब तक कोरोना काल के अंदर 30 नवंबर को नोटिस दिया हुआ राष्ट्रीय सरकार ने, तो तब तक की आपकी कक्षाएं ऑनलाइन लगेगी। उसके बाद जब भी जैसे ही सूचनाएं मिलेगी ऑफिशियली, वैसे ही ऑफलाइन भी चालू कर दी जाएगी। धन्यवाद स्टूडेंट्स फॉर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आरबीआई विदेशी विनिमय प्रतिभूति बोर्ड के पास ये शक्तियां हैं कि वो अपनी मर्जी से कोई भी अवधि तक विनिमय को देश में ला सकता है। धारा 47 उसको शक्तियां प्रदान करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी घोषणा करनी है तो आरबीआई घोषणा भी कर सकती है। इसके अलावा सिक्के जारी करने की भी सीमा है, विदेशी विनिमय सिक्के जारी करने की भी सीमा है, एक निश्चित तिथि तक वो सिक्के जारी कर सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो विदेशी विनिमय अधिग्रहण की छूट भी प्रदान कर सकती है, उनकी सीमा भी निर्धारित कर सकती है, अधिकृत विदेशी विनिमय को रखने की सीमा भी कर सकती है, और कोई भी अन्य मामला जिसके संबंध में विदेशी नियमों का निर्माण करना आवश्यक होता है अथवा आवश्यक हो सकता है। ये सारी सीमाएं कौन निर्धारित करता है? आरबीआई ही निर्धारित करता है। धारा 47 आरबीआई की शक्तियां प्रदान करती है। अब हम अगर बात करें उल्लंघन हो सकती हैं, ये दायित्व की बात करें तो आरबीआई के कुछ दायित्व भी हैं, और दायित्व की अगर बात करें तो दायित्व धारा 10 से धारा 15 में दायित्व दे रखे हैं। धारा 10 से धारा 15 में दायित्व आपको दे रखे हैं आरबीआई के। दायित्व ये है कि आरबीआई अपने हिसाब से काम करे, ऐसा नहीं है विदेशी विनिमय बोर्ड में पूरे नियंत्रण रख ले। कुछ आरबीआई की भी सीमाएं हैं, कुछ आरबीआई की भी दोष हैं कि वो अपने सीमाओं में रहकर कार्य करे, कुछ ना कुछ स्वतंत्रता प्रदान की जाए। अब हम बात करें उल्लंघन की, आरबीआई की शक्तियों की उल्लंघन। अगर आप आरबीआई के दायित्वों को पूरा नहीं करते या शक्तियों का दुरुपयोग करते हो
तो क्या इसके अंदर प्रावधान है, तो देखें अगर बात करें तो 5,000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना है। कितने का? 5,000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना। ये मैं लिख देता हूँ, तो 5,000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना है अगर ऐसा कोई भी कार्य किया जाता है जो आरबीआई की शक्तियों के विरुद्ध होता है। तो इस स्थिति में 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से उसको दंड दिया जाता है, प्लस कारावास के जो भी है वो भुगतान का नोटिस तो आपको 90 दिन के अंदर भी भुगतान करना ही पड़ेगा, 90 दिन के अंदर, प्लस कारावास की भी व्यवस्था की गई है। ठीक है, अगर हम आगे की बात करें तो ये शक्तियां केंद्र सरकार के पास भी है, ये केंद्र सरकार भी इसमें कोई ना कोई चेंज कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम आरबीआई की शक्तियों को चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो आप देखते रहिए। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पसंद आ गया तो बेल आइकन को बटन। इसी तरीके की हमने आज आरबीआई फेमा किया है, रोल ऑफ आरबीआई फेमा यानी भारतीय रिजर्व बैंक की फेमा में भूमिका। थैंक यू। बीकॉम फाइनल ईयर की क्लासेस इस साल अभी तक कोरोना काल के अंदर 30 नवंबर को नोटिस दिया हुआ राष्ट्रीय सरकार ने, तो तब तक की आपकी कक्षाएं ऑनलाइन लगेगी। उसके बाद जब भी जैसे ही सूचनाएं मिलेगी ऑफिशियली वैसे ही ऑफलाइन भी चालू कर दी जाएगी। धन्यवाद स्टूडेंट्स, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।